विल दुरांत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। जनरली हम विल पावर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम ये समझते हैं कि विल पावर जो है उससे ही हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका विल पावर अकेला कुछ नहीं काम करता या फिर कुछ नहीं है अगर राइट हैबिट्स ना हो तो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और आप कोशिश भी करते हैं, आप अलार्म भी सेट करते हैं, लेकिन आपको अलार्म सुनाई ही नहीं देता, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका विल पावर वीक नहीं है। आपकी रात को लेट सोने की हैबिट जो है, इसकी वजह से आपका विल पावर जो है वो काम नहीं कर पाता है। तो अगर आप अपनी हैबिट को चेंज करें, अगर रात में जल्दी सोने लगे आप, तो फिर सुबह ऑटोमेटिकली आप उठ जाएंगे और आपका विल पावर जो है वो भी आपका साथ देगा। सेम थिंग गोज विथ अदर थिंग्स एज वेल। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं तो आपको राइट हैबिट कल्टीवेट करनी चाहिए। सोचिएगा इसके बारे में। आज 5 अगस्त 2021 है डियर फ्रेंड्स। अब आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये यूट्यूब का एक नया फीचर है, यू कैन हिट दिस ज्वाइन बटन। जब आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे यू विल लैंड अप ऑन दिस पेज। एक छोटी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके आप स्टडी आईक्यू के लॉयल फ़ैन बन सकते हैं। आपको लॉयल्टी बैजेस भी मिलेंगे। इसके साथ आप ये सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है वो भी एक्सप्लोर करके हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। एक मालदीव्स के साथ जुड़ा हुआ है, मालदीव्स और भारत के साथ। एक जीएसटी के ऊपर, जीएसटी में कौन कौन से बड़े बड़े फ्लॉज हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट आर्टिकल जो है ये लैंग्वेज और एजुकेशन के ऊपर है। अब एजुकेशन जो है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी हो या फिर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन हो, तो अब देखेंगे कि आपके सिलेबस का पार्ट है और हर साल इसके ऊपर से आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम्स में एजुकेशन को लेकर ऐसे भी पूछे जाते हैं। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ऐसे जो हैं इसको आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे एक बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें बहुत अच्छे होते जाएंगे। जीएस के जो पेपर्स होते हैं उसमें आपको टेक्निकल आंसर्स लिखने होते हैं, लेकिन ऐसे जो हैं ये एक प्रकार का आर्ट है, एक कला है, लिखने की कला। तो जितनी ज़्यादा आपकी ये अच्छी कला होगी उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एक एनालिसिस करेंगे जीएस पेपर्स और उनके मार्क्स का, तो आप देखेंगे कि जनरली सभी के मार्क्स जो हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके मार्क्स जो हैं वो एक फ़िक्स रेंज में होते हैं। लेकिन ऐसे के मार्क्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका रैंक जो है वो कितना ऊपर जाएगा। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो ऐसे में भी आपको काम आ सकता है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। मालदीव्स एंड इंडियन रिलेशनशिप, ये पायोनियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ना सबसे पहले तो चलिए हम मालदीव्स को लोकेट कर लेते हैं। वेयर इज़ मालदीव्स? तो ये रहा हमारा देश भारत। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये पानी वाला पोर्शन, दिस इज़ इंडियन ओशियन। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता ही होगा, ये एक बहुत ही ईजी मैप है। तो ये रहा भारत का सदर्न पार्ट, ये रहा श्रीलंका। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलते हैं जो भारत की यूनियन टेरिटरी है। और उसके थोड़े अगर आप साउथ में जाएंगे देन यू विल फाइंड ये देश, राइट, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एक देश जिसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल है माले। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल भी निकलती है। चैनल यानी कि एक समुद्री रास्ता। तो इसका नाम है इक्वेटोरियल चैनल, क्योंकि ये 0 डिग्री की जो लाइन है वो यहाँ से गुजरती है। इक्वेटोर या फिर इक्वेटोरियल लाइन जो है वो यहाँ से गुजरती है। तो ये वाला जो इक्वेटोरियल चैनल है या फिर 0 डिग्री चैनल किस देश से गुजरती है, अगर आपको ऐसा प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जाए तो द आंसर इज़ मालदीव्स। और वो भी स्पेसिफिकली अगर आपको पूछा जाए कि किस इंडियन ओशियन के देश से गुजरती है, देन मेक श्योर कि आप, और मालदीव्स अगर हैं मैप में देन ऑप्शन में, देन मालदीव इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा भी 2 इम्पोर्टेंट चैनल हैं, एक है वे मांदू चैनल और दूसरी है कर दिया चैनल।
तो ये है मालदीव का कैपिटल माले, और बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं मालदीव्स के जियोग्राफी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आइलैंड है, बहुत सारे फिल्मों में भी इसको दिखाया जाता है। टूरिज़्म जो है वो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। नाउ द थिंग इज़, जब हम मालदीव्स और भारत के रिलेशनशिप की बात करें तो कल्चर वाइज भी आपको बहुत सारी समानता देखने को मिलती है। Maldives and India are having a relationship crisis owing to media articles and social media posts attacking the dignity of Indian High Commission office in that country. पिछले कुछ समय से 2020 में से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, राइट। इस कैंपेन का एक नाम भी दिया गया है, इट इज़ कॉल्ड इंडिया आउट कैंपेन, राइट, कि भारत को यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो ये जो एंटी इंडिया स्लोगन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न ही यही है कि वहाँ के जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं, पर्टिकुलरली एक मीडिया हाउस है जिसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इट इज़ कॉल्ड थियारिस। ये थियारिस न्यूज़ जो हैं, और उनके जो ऑनर हैं अहमद अजान, तो अब ये सामने आया है कि उनको फंडिंग भी मिल रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है कि वो स्ट्रेटेजिकली पिन पॉइंट करके भारत के खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाएं और मालदीव्स में ये माहौल तैयार करे कि लोग जो हैं, मालदीव्स के लोग जो हैं, वो भारत को नफरत करने लगे या फिर भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। और ये सारी चीज़ों की वजह से भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप जो हैं उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आ रही है। इंडियन हाई कमीशन ने मालदीव्स की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक पत्र लिखा और इस पत्र में ये नाराज़गी जताई और कहा कि ये जो लोकल मीडिया है भारत के खिलाफ ये सारी बातें कर रही है, इससे हम काफ़ी खफा हैं, इससे काफ़ी हम नाराज़ हैं और आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और ये लेटर जो है वो फिर मीडिया में आ गया और फिर से इसके बारे में बहुत सारी बातचीत हुई। अब ये कैंपेन जो है वो क्यों किया जा रहा है? ये जो DRS न्यूज़ चैनल है, लोकल न्यूज़पेपर है, नॉट न्यूज़ चैनल, लोकल न्यूज़पेपर जो है, उसके को फाउंडर एक हैं, उनका कहना यह है कि उनका जो विरोध है वो सिर्फ एक ही है कि भारत का जो मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स में ये नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि ये मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से मालदीव्स की जो स्वतंत्रता है, मालदीव्स की ऑटोनॉमी जो है वो खतरे में आ सकती है, और बस यही एक चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। मालदीव्स और भारत के रिलेशनशिप की बात करें, कुछ सालों पहले की बात करें तो 2013 में वहाँ पर एक पार्टी थी, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। इस पार्टी के हेड थे अब्दुल्ला यमीन और अब्दुल गयूम। तो ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, और ये दोनों जो लोग थे वो प्रो चाइना थे, वो चाइना को काफ़ी सपोर्ट करते थे। इनके कार्यकाल में भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़ गए। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 4 देशों की यात्रा पर जाने वाले थे। इसमें एक था श्रीलंका, मालदीव्स था, फिर सेशल्स नाम का एक आइलैंड देश है, और मॉरिशस। तो ये 4 आइलैंड नेशन की यात्रा पर जाने वाले थे। एंड टाइम पर मालदीव्स की यात्रा जो है वो कैंसिल की गई, क्योंकि उस टाइम पर जो ये अब्दुल्ला यमीन की सरकार थी ये काफ़ी एंटी इंडिया थी। उन्होंने काफ़ी भारत के ख़िलाफ़ बातचीत की और बहुत नेगेटिविटी थी भारत के ख़िलाफ़। तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर की जो ये विज़िट थी वो एंड टाइम पर कैंसिल की गई, और फिर प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका, सेशल्स और मॉरिशस की यात्रा करके वापस भारत आ गए। चाइना को खुश करने के लिए यमीन सरकार ने बहुत सारे एंटी इंडिया स्लोगन्स और पॉलिसीज़ भी निकाली। उन्होंने सिर्फ एंटी इंडिया नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने एंटी मालदीव्स पॉलिसीज़ भी निकाली। अब मालदीव्स आपने देखा एक छोटा सा आइलैंड देश है। एक आइलैंड देश के पास सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो दैट इज़ ज़मीन। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन है ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अगर ये रिसोर्स चला गया तो ये आइलैंड कुछ किसी काम का नहीं होगा, या फिर आइलैंड ही नहीं रहेगा, इज़न्ट इट। तो इन्होंने क्या किया, ये जो यमीन की सरकार थी, प्रेसिडेंट यमीन की सरकार ने कुछ आइलैंड्स को सऊदी अरेबिया को बेचने के लिए भी वो तैयार हो गए थे।
सऊदी अरेबिया को आइलैंड्स बेचने के लिए तैयार हो गए थे। फिर वहाबिज़म भी काफ़ी यहाँ पर स्प्रेड हुआ। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि आइसिस में सबसे ज़्यादा ज्वाइन करने वाले यंगस्टर्स का रेशियो अगर निकाले तो मालदीव्स के लोग सबसे ज़्यादा थे। मालदीव्स के यंगस्टर्स, मालदीव एक छोटा सा आइलैंड देश है, लेकिन अगर आप रेशियो निकालें कि यूके की पॉपुलेशन एक्स है तो इतने लोग आइसिस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मालदीव का रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा था। और फिर कुछ आइलैंड्स जो हैं वो उन्होंने चाइना को भी देने की बात बताई थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। और अच्छी बात हुई कि मालदीव्स के लोगों ने भी ये समझा कि ये एक गलत सरकार को उन्होंने वोट दे दिया है, और फिर इलेक्शंस होते हैं और फिर वहाँ की ये यमीन साहब की सरकार है वो हार जाती है और एक फिर नई पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की पार्टी जो है वो पावर में आ गई 2018 में। विल टॉक अबाउट इट एज वेल। अब ये यमीन की सरकार जब थी उसी टाइम पर भारत ने ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स मालदीव्स को गिफ्ट किए थे। इसमें कंडीशन ये थी कि ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ऑपरेट इंडियन ऑफिसर्स ही करेंगे, और इनका इस्तेमाल जो है वो ओशियन में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, अगर कोई पेशेंट्स है अलग अलग आइलैंड में तो उनको एयरलिफ्ट करने के लिए, और मैरीटाइम वेदर सर्वेलेंस के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। धीरे धीरे फिर वहाँ पर इसका विरोध होने लगा, और मालदीव्स की सरकार ने ये कहा कि आप ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको हटा दीजिए, हमें आपका एक प्रकार का मिलिट्री बेस जो है, एक छोटा सा नियो मिलिट्री बेस हमें हमारे देश में नहीं चाहिए। तो भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, वी विल नॉट स्टॉप और वी विल नॉट टेक बैक दिस हेलीकॉप्टर्स। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह साहब की सरकार पावर में आती है, और ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हटाने की जो बात थी इस चीज़ को उन्होंने हटा दिया, और उन्होंने ये जो चॉपर्स हैं, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसके इम्पोर्टेंस को समझा, और उन्होंने कहा कि ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो मालदीव्स में ही रहेंगे, और भले ही इंडियन पर्सनल इसको चलाए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब मालदीव्स में एक लॉ ये है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर आपको पास करना है तो आप उस एग्रीमेंट को पार्लियामेंट में आपको टेबल करना होगा, और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही आप उस एग्रीमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सोलेह सरकार ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को नेशनल सिक्योरिटी का कवर दिया, कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे देशों में यही चीज़ होती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो बहुत सारा डेटा जो है वो फिर हिडन रहता है, वो ओपन में नहीं आता है, क्योंकि कुछ सिक्रेसी और ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो सोलेह सरकार ने ये किया, और इसका फिर विरोध होने लगा, और यही कुछ रीजंस हैं, राइट। एक रीज़न ये था कि भारत ने हेलीकॉप्टर्स वापस लेने से मना कर दिया। दूसरा रीज़न ये था कि इब्राहिम मोहम्मद सोलेह साहब की जो सरकार है उसने इस एग्रीमेंट को नेशनल सिक्योरिटी का कवर दिया, और इसकी वजह से फिर वहाँ पर विरोध होने लगा। तीसरी जो चीज़ है, इट इज़ अबाउट UTF। ये एक हार्बर प्रोजेक्ट है, सिफवारू उतुरू थिलाल्हू। ये जो एक हार्बर प्रोजेक्ट है ये भारत और मालदीव्स के बीच में 2021 में हुआ, और इस एग्रीमेंट के तहत भारत जो है वो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर को डेवलप करेगा। अब इसको लेकर भी ये वहाँ पर बात चल रही है कि ये एक प्रकार से भारत जो है वो यहाँ पर एक नेवल बेस क्रिएट करना चाहता है, और भारत जो है वो यहाँ पर डिफेंस मिलिट्री बेस क्रिएट करना चाहता है, और भारत मालदीव्स की स्वतंत्रता जो है, ऑटोनॉमी जो है वो इससे अफेक्ट होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर चल रही है। लेकिन भारत की सरकार और मालदीव्स की सरकार ये जानती है कि चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशन में काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है। उनकी सबमरीन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जिबूटी नाम का जो अफ्रीका का देश है, तो वहाँ पर उन्होंने एक मिलिट्री बेस भी क्रिएट किया है। फिर चाइना जो अपने दूसरे ऐसे पोर्ट्स क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट है, तो ये ड्यूअल पर्पस पोर्ट है। वहाँ पर कॉमर्स भी होगा, बिजनेस भी होगा, और इसी के साथ साथ जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर उसको एक नेवल बेस में भी तब्दील किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे चाइना के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत जैसा देश जो है वो दूसरे आइलैंड देशों के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी कवर यहाँ पर तैयार करें, ताकि चाइना को हम इस रीजन से
जितना हो सके उतना बाहर रख सके। तो लेट्स होप कि ये दोनों पड़ोसी देश जो हैं, हमारा देश और मालदीव्स, इन दोनों के बीच में ये जो फ़िलहाल एक इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है ये ख़त्म हो जाए। लेट्स होप के दोनों सरकारें जो हैं वो मिलकर लोगों को कन्विंस कर पाए कि हमें ये मिलिट्री रिलेशनशिप की क्यों आवश्यकता है। अब बात करते हैं ग्रैंड टैक्स बार्गेन इन डेंजर ऑफ कमिंग अपार्ट। द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है सत्य मोहंती साहब ने। सत्य मोहंती साहब कौन है? सत्य मोहंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर ने इस आर्टिकल को लिखा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 साल के बाद भी जीएसटी जो है वो एक जीएसटी का जो हमने एक सपना देखा था या फिर जीएसटी का जो गोल था वो आज भी हम अचीव नहीं कर पाए। आई एम नॉट सेइंग कि जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का जो हमारा सब मीन्स जो गोल रखे थे हमने, एक गोल ये था कि ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि एक चीज़ के ऊपर आपने एक टैक्स लगाया, फिर उसी के ऊपर दूसरा टैक्स, उसी के ऊपर तीसरा टैक्स, तो ऐसे टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता जाता है तो उसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो इसको अवॉइड करने की बात थी। क्या ये ख़त्म हो पाया है? नहीं। फिर जीएसटी आज भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट मल्टी रेट सिस्टम नहीं है। इसको कैलकुलेट करने में और टैक्स लायबिलिटी जो है उसको असेस करने में भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। टैक्स बर्डन भी है और टैक्स इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। राज्यों की बात करें तो राज्यों ने अपनी फिस्कल ऑटोनॉमी, जो अपनी स्वतंत्रता थी, वो जीएसटी के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जीएसटी काउंसिल को प्रोवाइड कर दी। और सिचुएशन ये हो गई है कि ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। कलेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है और ये सारा पैसा जो है वो फिर वापस, कुछ शेयर जो है वो वापस राज्यों को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पहले जो राज्य सरकार टैक्स कलेक्ट करती थी, अब राज्य सरकार के हाथ जो हैं वो कट चुके हैं। आज से टोटल 5 साल के बाद 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ और उस टाइम पर यह तय किया गया था कि 5 सालों तक जीएसटी जो है उसमें एक कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा और हर साल वो 14% से इंक्रीज़ होगा। कि अगर पहले साल आपको 100 रुपये दिए गए तो नेक्स्ट ईयर आपको 114 रुपीज़ दिए जाएंगे। फिर उसके बाद के ईयर में फिर से आपको 14% का एक इंक्रीमेंट मिलेगा, उसके बाद 14% का। तो ऐसे 5 सालों तक ये कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की बात थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये 5 साल ख़त्म हो जाएंगे 2022 में, तो क्या हमें कोई जीएसटी का 2.0 नया वर्जन देखने को मिलेगा या फिर ये पूरी सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 सालों तक जो दिया गया, आपको आई एम श्योर बेसिक चीज़ें पता होगी क्योंकि जीएसटी कोई नई चीज़ तो है नहीं। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और कंडीशन ये रखी गई थी कि राज्य सरकार, अगर कोई एक राज्य को हर साल 100 रुपये मिलते थे टैक्स में, तो फिर उनको 100 रुपये तो मिलेंगे ही, उसके ऊपर से उनको 14 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपका नुकसान नहीं होगा। आप राज्य सरकार जब जीएसटी को ज्वाइन करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी थी कि आपको नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट आपको ज़्यादा पैसे ही मिलेंगे। 5 सालों तक तो ठीक है, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? उसके बाद अगर राज्य सरकारों को कम पैसे मिले तो फिर वो क्या करेंगे? वो कैसे अपने राज्य को चला पाएंगे? दूसरी जो एक फंडामेंटल वीकनेस के बारे में यहाँ पर बात हुई है वो ये है कि इसका जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर्स हैं। वोटिंग, जीएसटी में कोई भी डिसीजन जो है वो वोटिंग से भी किया जा सकता है। अगर किसी एक विषय को लेकर कुछ राज्य या फिर ज़्यादातर राज्य जो हैं इसमें सहमत नहीं है तो वोटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। वोटिंग सिस्टम में ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है दैट इज़ ऑफ 1/3 या फिर आप समझ लीजिए कि 33% शेयर जो है वोटिंग का वो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बाकी सारे राज्यों को आप मिला लें तो उनके पास 66% जितना
वोटिंग पावर है। अब आपको डिसीजन लेने के लिए कितना चाहिए? 50%। 33 में आपको बस कुछ 17% अगर आपने ऐड कर दिया, 18% ऐड कर दिया, तो यू विल क्रॉस 50% और पूरा जो डिसीजन है वो आपके पक्ष में आ जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे राज्य जो हैं, और इतने छोटे राज्य हैं कि उनका टोटल जीएसटी कलेक्शन जो है वो टोटल 5% से भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे कुछ राज्यों का सपोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है तो किसी भी चीज़ में राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो चाहती है वो हो सकता है। गोवा जैसा एक छोटा स्टेट और उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा स्टेट, ये दोनों स्टेट जो हैं उनके पास सिर्फ एक ही वोट है। तो यहाँ पर भी स्टेट्स को ये फील होता है कि जो वेट है उनके उनके वोट का वो प्रोपोर्शन में नहीं है। The contraction of GST revenue across the country means that the compensation amount will be higher and the clamor for the continuance of the compensation scheme is inevitable. जो GST कलेक्शन है, रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप हुआ है और हर साल 14% आपको इंक्रीज़ करना है, तो उस हिसाब से GST का कलेक्शन भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो रहा है। तो 2022 के बाद ये कॉम्पनसेशन स्कीम को और ज़्यादा एक्सटेंड करने की डिमांड जो है वो तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी ही। दूसरा जो व्हेन से दूसरा आई एम सेइंग वन मोर, एक और जो इसमें फ्लो है वो ये है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है यह जीएसटी का पार्ट नहीं है। अब इससे होता यह है कि आप कोई भी अगर लेट्स से आपका आपकी एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में आपने सामान मंगवाया, आपने फैक्ट्री से सामान कहीं पर भेजा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, फ्यूल का जो खर्च है वो भी आप अपने प्रोडक्ट में कैलकुलेट करेंगे, इज़न्ट इट? आप जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप उसमें वहाँ पर आपकी फैक्ट्री में भले ही उसमें स्टेप नंबर 1, 2 और 3 हुआ हो, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, आपके मजदूरों का एक्सपेंस, फ्यूल का जो एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे। अब फ्यूल जब आप खरीदते हैं तब उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं, तो आप चाहेंगे कि वो टैक्स जो है वो आपको वापस आप क्लेम कर सकें, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। और लगभग 45 से 50% जितनी कमोडिटी की वैल्यू जो है वो जीएसटी के बाहर रहती है। तो जो कास्केडिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये आज भी कास्केडिंग इफेक्ट जीएसटी के आने के बाद भी देखने को नज़र आती है। कुछ ऐसे राज्य जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे मिनरल हो चाहे फॉसिल फ्यूल हो, तो उनको जो रेवेन्यू मिलना चाहिए ये रेवेन्यू नहीं मिलता है, उनको फिर कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म से चीज़ों को क्लेम करना पड़ता है। मोस्ट ट्रेडिंग एंड रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ जीएसटी। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी दुकानें और रिटेल स्टोर्स जो हैं वो जीएसटी के पर्व्यू के बाहर हैं। Exemptions from registration and taxation of GST have further eroded GST tax base. बहुत सारे exemptions जो दिए जाते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर हो चाहे प्रोडक्ट्स के हों, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो जीएसटी का टैक्स बेस है वो कम रहता है। आई एम श्योर आपको पता होगा टैक्स बेस क्या होता है, एक प्रकार का बेस कि कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे लोग जो हैं वो टैक्स ब्रैकेट के पार्ट हैं। तो ये जब श्रिंक होता है इसका मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होगा, क्योंकि कम लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं वो इस ब्रैकेट के पार्ट ही नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े फ्लोज जो हैं वो जीएसटी के साथ जुड़े हुए हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो इससे पहले भी हमने पेट्रोल के बारे में, फ्यूल के बारे में बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सेस लगाती है और सेंट्रल एक्साइज भी लगती है। अब सेस एक ऐसी चीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपने पास है। सेंट्रल एक्साइज जो है उसमें से टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो उसमें से कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को देने पड़ेंगे, लेकिन सेस के पैसे जो हैं वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं। अब क्योंकि राज्य सरकारों को यह सेस का एक्सेस नहीं है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, वो खुद अपना जो टैक्स वो फ्यूल के ऊपर लगाती है वो इंक्रीज कर देगी। तो इससे इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगी? मेरे और आप सभी के ऊपर और पूरी मार्केट के ऊपर। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इसके बाद जो इफेक्ट है वो आप सब जानते हैं। Apart from complexity, it creates in record keeping and granting ITC यानी कि income tax credit. In the present form, it also leads to a cascading which the GST avowedly tried to avoid. जो ये आप टैक्स क्लेम नहीं कर सकते क्रेडिट
beg your pardon, not income tax credit, I made a mistake in saying it is input. तो ये जो इनपुट का आपका जो क्रेडिट है वो आपको वापस नहीं मिलता है, और जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो हमें नज़र आती है, या फिर जीएसटी इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। जीएसटीआर के फाइलिंग में भी एक गैप देखने को मिल रहा है, और हर रोज़ आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि कितने सारे ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर अलग अलग केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ बिजनेस ही यही है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए फेक बिल्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को। कंपनीज इसमें कुछ टैक्स बचा लेती हैं, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट फेक बिल्स जनरेट करने वाले लोग जो हैं वो भी कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो ये इस प्रकार की चोरी जो है वो भी चल रही है। तो इस आर्टिकल में राइटर का कहना यह है कि एक लॉन्ग टर्म में अगर इन सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता है कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो फिर जीएसटी के बाहर निकलने की एक मुहिम जो है वो छेड़ देंगे, और हो सकता है अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो जीएसटी ड्रॉप भी हो सकता है या फिर फ्लॉप भी हो सकता है। ए लैंग्वेज लैडर फॉर एन एजुकेशन रोड ब्लॉक, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है एम वेंकैया नायडू साहब ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, मैंने कई बार कहा कि एम वेंकैया नायडू साहब के द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि काफ़ी एक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी सेंसिबिलिटी जो है वो लाजवाब है। यहाँ पर एक लंबे समय से वो एक खुद वेंकैया नायडू साहब जो हैं वो, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे जहाँ तक याद है, कुछ 6 लैंग्वेजेस उनको बहुत ही अच्छी तरीके से 6 लैंग्वेजेस भारत की उनको आती हैं। लेकिन फिर भी वो एंटी लैंग्वेज नहीं है। वो लैंग्वेज के बारे में मीन्स ऐसा व्यक्ति जो 6 लैंग्वेज जानता है, वो व्यक्ति जब आपको लैंग्वेज के बारे में बात करता है देन डेफिनेटली वी हैव टू लिसन, इज इट? वो हमेशा से मदर टंग को प्रमोट, मातृभाषा को काफ़ी प्रमोट करते आए हैं। और हाल ही में ऐसा हुआ है कि ऐसी 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं 8 राज्यों में। उन्होंने ये तय किया है कि नए एकेडमिक ईयर से वो जो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज रीजनल लैंग्वेज में ऑफ़र करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने ये तय किया है कि बीटेक प्रोग्राम जो है वो 11 नेटिव लैंग्वेजेस में, जिसमें ये सारी लैंग्वेजेस हैं हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम, बंगाली, आसाम, पंजाबी, ओडिया, ये सारी लैंग्वेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। हाल ही में फर्स्ट एनिवर्सरी जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सेलिब्रेट की, उस टाइम पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह कहा था कि ये एक बहुत बड़ा कदम हमने लिया है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा जब मदर टंग में उनको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो या फिर टेक्निकल कोर्सेस हों। और जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम है, तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मदर टंग। AICTE ने जब सर्वे कंडक्ट किया तो 83,000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, और 44% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनको मदर टंग में ये टेक्निकल कोर्सेज जो हैं वो पढ़ने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी चीज़ को प्रमोट करती है, और यूनेस्को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये पाया है कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ आइडेंटिटी जो हैं ये बिल्ड होती है जब बच्चों को जो मातृभाषा है उसमें जब चीज़ों को पढ़ाया जाए तब। हमारे इंडिया के फिजिसिस्ट और नोबेल लॉरेट सर CV रमन साहब भी मदर टंग को काफ़ी प्रमोट करते थे। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को देखें आप, दुनिया के अलग अलग देशों को देखें, जैसे कि G20 के देश जो हैं वो ज़्यादातर अपने कोर्सेज जो हैं वो मदर टंग में पढ़ाते हैं। साउथ कोरिया में 70% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोरियन लैंग्वेज में पढ़ाती है। जापान में भी यही है, यूरोप में फ्रांस और जर्मनी में भी यही सिचुएशन है। जर्मनी में 80% जितने मास्टर्स के कोर्सेज जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला जो एक क्यूबेक नाम का स्टेट है कनाडा का, वहाँ पर भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही शिक्षा जो है वो दी जाती है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी भारत ने जो ये स्टेप उठाया है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि जो टेक्स्ट बुक है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। और मदर टंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन वी आर नॉट बीइंग एंटी इंग्लिश लैंग्वेज। मदर टंग प्लस इंग्लिश, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। और ये जो एक नई शुरुआत हुई, आई एम श्योर ये बहुत आगे तक जाएगी ये चीज़, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको काफ़ी इसका
फ़ायदा होगा। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। कल जो पूछा था प्रश्न उसका आंसर ये है और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।